दोस्तों, आज के दौर में बच्चों के लिए मोबाइल पर गेम खेलना एक आम सी बात हो गई है। लेकिन अब जो दायरा है वो आगे बढ़ चुका है। इसमें आप ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं और ऑनलाइन गेम का मतलब ये होता है कि आप पैसे पे करें और गेम्स खेलें। इसमें आप जुए की तरह बाजी भी लगा सकते हैं। जीतेंगे तो पैसे आपके और हारेंगे तो पैसे से गए। लेकिन ये लत जो है ये बच्चों में इतनी बुरी तरीके से लग चुकी है कि लगभग हर बच्चा इस लाइन में जाने को उतारू हो जाता है। आज मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि आज की कहानी इसी चीज़ पर है और हम अपने बच्चों को इस गेमिंग दुनिया की लत ना लगने दें। इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और गेमिंग की दुनिया से जुड़ी एक ये कहानी है क्या, इस बारे में जानते हैं। जब शरद ने अपने घर से पैसे नहीं मंगाए तो उसके साथियों ने मिलकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी और साथ ही उसकी पिटाई का वीडियो भी बनाते रहे। पहले तो वे उसे ऐसे पीटते रहे कि जब इस पर भी शरद ने घर से पैसे नहीं मंगाए तो उसके कपड़े उतार कर और उसके साथ मारपीट की। फिर उसे स्प्रे फ्लेम से जलाया भी। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब उसके दोस्तों ने शरद को मोलेस्ट भी किया और उसको बुरी तरीके से पीटा भी। शरद के साथ यह 1-2 दिन नहीं, पूरे 11 दिनों तक होता रहा और वह इन लोगों के सामने रोता बिलखता और गिड़गिड़ाता रहा, पर इन लोगों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के थाना लवेदी का रहने वाला 17 साल का शरद, ये बदला हुआ नाम है क्योंकि जो बच्चा है वो माइनर है। 12वीं पास करने के बाद नीट मिंटू से डॉक्टरी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए कानपुर आ गया। कानपुर के थाना काका देव के अंतर्गत आने वाली एक कोचिंग में उसने एडमिशन लिया और वहीं पास ही एक मकान में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। इटावा के और भी तमाम लड़के कानपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। घर से दूर अकेले रह रहे शरद की ऐसे ही कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई। किसी अन्य शहर में कोई अपने इलाके का मिल जाता है तो वह अपना ही लगने लग जाता है। वे लड़के शरद की उम्र में बड़े और समझदार थे, इसलिए जब कभी समय मिलता शरद उनके कमरे पर चला जाता। उनसे मिलकर दिमाग पर जो पढ़ाई का बोझ होता था वह भी थोड़ा सा हल्का हो जाता था और उनसे कुछ सीखने को भी मिल जाता था। 21 अप्रैल 2024 को कोचिंग की छुट्टी थी। शरद पढ़ते पढ़ते ऊब चुका था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना दोस्तों के पास जाकर मूड थोड़ा सा हल्का कर लिया जाए। वह काका देव के पांडु नगर में ही रहने वाले अपने दोस्तों शिवा और केशव के यहाँ चला गया। शरद के ये दोनों दोस्त शिवा और केशव भी इटावा के थाना बकेवर के रहने वाले थे। दोनों ही कानपुर के काका देव पांडु नगर में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहे थे। बातचीत में जब शरद ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो शिवा और केशव ने कहा, तुम ऑनलाइन गेम क्यों नहीं खेल लेते, तुरंत पैसे मिल जाएंगे। पहली बात तो यह कि मैंने कभी ऑनलाइन कोई गेम खेला ही नहीं और फिर हार गया तो जो पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। मैं नहीं खेलता कोई गेम वेम, शरद बोला। कोई नहीं हारता, अगर सभी हारते रहते तो अब तक ये सारे गेम कब के बंद हो चुके होते। देखते नहीं, बड़े बड़े क्रिकेटर और हीरो इन गेम्स का प्रचार करते रहते हैं। एक बार खेल कर तो देखो, थोड़े पैसे लगाना, जीत जाना तो आगे खेलना और वरना बंद कर देना, केशव ने कहा। शरद अभी नासमझ ही तो था, दोस्तों के कहने में आ गया। उसने एविएटर गेम डाउनलोड किया और खेलना शुरू किया। शुरू में वह जीता। इस गेम में फाइटर विमान उड़ाना होता था। इसमें कई लोग एक साथ खेलते हैं। गेम खेलने वाला खुद अपने साथी चुन सकता है। जिसका विमान सबसे पहले क्रैश हो जाता वह हार जाता। शुरू में शरद जीतता रहा। उसने करीब 50,000 रुपये जीते, लेकिन जब हारने लगा तो जीते हुए 50,000 रुपये तो हारा ही, दोस्तों के भी करीब 20,000 रुपये हार गया।
इसके बाद दोस्तों ने उसके अपने रुपए मांगने शुरू किए। कुछ दिन तो शराब टालता रहा, पर जब ज़्यादा दिन हो गए तो एक दिन उसके दोस्तों शिवा और केशव ने अपने कुछ अन्य दोस्तों तन्मय चौरसिया, संजीव यादव, अभिषेक कुमार वर्मा और योगेश कुमार विश्वकर्मा के साथ मिलकर शरद को पकड़कर अपने कमरे पर बंधक बना लिया। इनमें तन्मय चौरसिया कानपुर के काकादेव के रानीगंज का रहने वाला था। बी फार्मा की पढ़ाई करके वह एक कोचिंग संचालक की कार चलाता था, जबकि जौनपुर का रहने वाला संजीव कानपुर के काकादेव में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वहीं महोबा के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला अभिषेक कुमार वर्मा काकादेव के आरएस पुरम में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। इसी तरह सिद्धार्थ नगर में भिटिया का रहने वाला योगेश कुमार विश्वकर्मा भी काकादेव में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। इन सभी लोगों का पूरा एक ग्रुप था। ये सभी मिलकर अपने से छोटे बच्चों को इसी तरह गेम खिलाकर उनसे पैसे ऐंठते थे। शिवा और केशव ने शरद को दिए तो थे 20,000 रुपये, पर ब्याज जोड़कर उससे 50,000 रुपये मांग रहे थे। इन सभी का लीडर तन्मय चौरसिया था। इन 6 लोगों ने शरद से कहा कि वह अपने घर से पैसे मंगाकर उन्हें पैसे दे दे। जब उसने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने शरद को प्रताड़ित कर पिटाई शुरू कर दी। इन लोगों ने शरद के साथ जो मारपीट की थी, उसकी जो वीडियो बनाई थी, उन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे प्रताड़ित करते रहे और अपने पैसे मांगते रहे। आखिर 11 दिन बाद यानी 5 मई 2024 को इन लोगों ने शरद के साथ मारपीट की वीडियो वायरल कर दी। जब इस बात की जानकारी शरद को हुई तो उसे लगा कि जिस इज्जत को बचाने के लिए उसने इतनी प्रताड़ना सही है, वह तो अब सब खत्म ही हो गई। तब 5 मई की शाम को शरद ने अपने घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बता दी। इसके बाद 6 मई की सुबह थाना काकादेव में शरद ने घर वालों ने 6 लोगों शिवा, केशव, तन्मय, संजीव, योगेश और अभिषेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ये सभी आरोपी फरार हो चुके थे, लेकिन काकादेव पुलिस ने शाम तक सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शरद का कहना था कि 4 लोगों ने उसके साथ कुकर्म भी किया था। उसकी भाभी ने भी मीडिया से बातचीत करते समय यह बात कही थी, पर पुलिस ने कुकर्म की धारा नहीं जोड़ी। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 34, 343, 323, 500, 506, 307 और 7/8 पॉक्सो एक्ट और 67 खा आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थाना काका देव के एसएचओ केपी गौड़ ने कहा कि नाबालिग युवक बहुत मजबूत था। मेडिकल में उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले। 11 दिनों तक बंधक बनाकर उसे बड़ी बेरहमी से मारा पीटा गया था। लड़का बहुत हिम्मत वाला था, वरना अभी तक तो मर जाता। उसे इस तरीके की यातना दी गई थी कि केवल उसकी जान जानी बाकी थी। ऑनलाइन गेम खेलने के बाद इतनी यातना सहनी होगी, शरद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहरहाल उसे यातना देने वाले अब जेल पहुंच चुके हैं। ऐसा ही कुछ रुपेश के साथ भी हुआ था। 6 महीने पहले ही रुपेश का विवाह हुआ था। पत्नी प्रिया एक आईटी कंपनी में नौकरी करती थी। प्रिया की अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी और इसलिए वह दिन में घर में रहती थी। रुपेश भी एक कंपनी में नौकरी करता था और उसकी ड्यूटी दिन में होती थी, इसलिए रात में वह अकेला ही घर में होता था। एक दिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें एक गेमिंग एप्लीकेशन का लिंक था। उसने सोचा कि चलो खेल कर देखते हैं उसमें क्या होता है। उस गेम का नाम था रमी लूट्स। यह एक स्लाइडिंग गेम था। एक जैसी स्लाइड आती थी, जीतने पर कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे। शुरुआत में वह जीतने लगा और उसने 500 रुपये लगाए तो उसे 700 रुपये मिले। 1000 रुपये लगाए तो 1500 रुपये मिले। इसी तरह लगभग 1 सप्ताह चला। खाते में पैसे आने लगे तो लालच बढ़ता गया और वह अधिक पैसे कमाने लगा। इसमें भी वह ना जीत की स्थिति में होता था और ना हार की स्थिति में, यानी वह ना जीतता था और ना हारता था। और इस तरह से 10-15 दिन बीत गए। रुपेश को एप्लीकेशन पर विश्वास हो गया तो वह बड़ी रकम लगाने लगा।
और अचानक वह हारने लगा। हारी गई रकम वापस पाने के लिए वह और अधिक रुपए लगाता गया और अधिक लगाता गया और लास्ट में हारता चला गया। इस तरह उसने करीब 2.5 लाख रुपए गंवा दिए। यह उसके पिछले 2.5-3 साल की बचत थी। वह पैसे वापस पाने के लिए अधिक रुपए लगाता रहा और लगातार हारता रहा। जब पास का सारा पैसा खत्म हो गया तो उसने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला, शेयर मार्केट से पैसा लिया। जब सब जगह से उम्मीदें खत्म हो गई तो रुपेश को चिंता हुई। जिस यूपीआई से वह पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, उस ऐप कंपनी के कुछ लोगों के नाम उसे मिले। वे लोग बेंगलुरु, इंदौर और मुंबई के थे। रुपेश ने उन्हें मेल किया, आप लोगों ने गेम को इस तरह से सेट किया है कि मेरा सारा पैसा डूब गया। उन लोगों ने रुपेश को जवाब भेजा, आप जीता हुआ पैसा तुरंत वापस कर दीजिए और उसके बाद ही आप द्वारा लगाई गई रकम वापस की जाएगी। उनके इस जवाब से रुपेश समझ गया कि उसे एक बार फिर फंसाने की कोशिश की जा रही है। रुपेश ने जवाब दिया, अब मैं कोई रकम नहीं लौटा सकता। रुपेश ने थाने जाकर पुलिस की मदद मांगी, पर पुलिस ने मदद करने की कौन कहे, उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। पुलिस का कहना था कि जिस ऐप पर उसने अपने पैसे गंवाए हैं वह मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन है। वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराए तो कुछ हो सकता है। रुपेश ने ऑनलाइन शिकायत की पर कुछ नहीं हुआ। 3 महीने तक वह भागदौड़ करता रहा और काफ़ी परेशान भी हुआ, लेकिन कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिली। अब उसने अपना पूरा ध्यान इसी तरीके की एक और कहानी भी सामने आती है। अब बात करते हैं इंदौर के विवेक की, जिसकी कहानी रुपेश से बिल्कुल अलग और भयानक है। विवेक ने बीकॉम तक की पढ़ाई की थी। पिता की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। पिता की मौत के बाद वह अपनी पुश्तैनी दुकान संभालने लगा। दुकान का मालिक बनते ही वह ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाने लगा। इसमें उसका करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए उसने अधिक पैसा लगाया। इंदौर में उसकी एक प्रॉपर्टी 2,57 करोड़ रुपए में बिकी। उसने सारा पैसा ऑनलाइन गेमिंग में लगा दिया और अंत में वह सारा पैसा हार गया। 10 लाख रुपए उसने 20% ब्याज पर उधार लिया था, उन्हें भी वह हार गया। उधार ना दे पाने की वजह से लोगों ने उसके साथ ठगी के मुकदमे दर्ज करा दिए। विवेक की बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पति की मौत के बाद वह यूके चली गई थी। वह वहाँ से वापस आई तो उसे भाई के बारे में पता लगा। उसने विवेक को रिहैबिलिटेशन सेंटर भर्ती कराया। 15 महीने उसका इलाज चला और इलाज के बाद वह सेंटर से बाहर आ गया और अब उसकी स्थिति पहले से काफ़ी बेटर है। दोस्तों, कितनी कहानियाँ ऐसी हैं जो गेमिंग ऐप पर गेम खेलने से हुई मुसीबतों के कारण है। ऐसी ही एक और कहानी है जो सामने आती है। पिछले साल मुंबई से 28 साल के रोहित को इंदौर के अंकित रिहैबिलिटेशन सेंटर लाया गया था। उसे ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी थी कि वह 40 लाख रुपए हार गया था। रिहैब सेंटर में उसके रिश्तेदार लेकर आए थे। इलाज के बाद स्थिति में सुधार हुआ। इस साल उसके छोटे भाई को उसी रिहैब सेंटर में लाया गया है। बड़े भाई की अपेक्षा छोटा भाई ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। उसने 7 करोड़ रुपए गंवाए थे और इतना पैसा गंवाने के बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। इन दोनों भाइयों के पिता की मौत हो चुकी है और माँ यूएस में रहती है। छोटे भाई का इलाज अभी भी रिहैब सेंटर में चल रहा है। लखनऊ के एक डॉक्टर ने द लॉयन वेबसाइट में पैसा लगाया था। यह वेबसाइट क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, पोकर, 3 पत्ती और कैसीनो द्वारा गैम्बलिंग कराती है। डॉक्टर ने 50,000 रुपये लगाए और 2 लाख रुपए तक जीते। जीतने के बाद उन्हें 2,50,000 रुपये मिलने थे, पर मिले नहीं। कंपनी के लोग उन्हें व्हाट्सएप चैट पर पैसा देने के लिए अलग अलग तारीखें देते रहे और बाद में उन्हें बताया गया कि उनके नाम से किसी और ने कंपनी से पेमेंट ले ली है। इसके बाद जवाब देना बंद कर दिया। डॉक्टर के पास पेमेंट नंबर और चैट के सारे सबूत हैं, लेकिन अब सारे नंबर बंद हो चुके हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस के पास जाने से भी घबराते हैं, क्योंकि पुलिस तो यही कहेगी ना कि आखिर जुआ खेलने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, ये है कितनी कहानियाँ हैं आपके सामने।
और बच्चों को इस ऑनलाइन गेमिंग से बचाने के लिए सबसे बड़ी नसीहत यही है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको वक्त दें और उनको समझाने की कोशिश करें, हर वक्त समझाएं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें टीनेजर ही फंसते हैं सबसे ज़्यादा। और इसलिए दोस्तों ज़रूरत है कि अब बच्चों को सही सलाह दी जाए, बच्चों के दोस्त बन जाइए, तो बच्चों को बाहर दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से लोगों को गेमिंग की दुनिया में फंसाया जाता है। अब आइए यह जानते हैं कि यह ऑनलाइन सट्टेबाजी होती कैसे है। इसके लिए वेबसाइट भले ही किसी देश में रजिस्टर्ड हो, पर हर देश के हर राज्य में इनकी एक टीम होती है जिसे ऑनलाइन आईटी बनाने का टारगेट दिया जाता है। डेटाबेस कंपनी द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें देश भर के लोगों के मोबाइल नंबर्स होते हैं। टेलीकॉमिंग के लिए अलग अलग लोग होते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप को प्रमोट करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। ग्राहकों को मैसेज और कॉल द्वारा डायरेक्ट लिंक भेजी जाती हैं, क्योंकि इन टीमों का काम केवल लोगों का तक लिंक पहुंचाना होता है। बाकी ये लोग किसी को फंसाते नहीं, लालच में लोग खुद ही फंसते हैं। हाँ, अपने प्रचार के लिए ये लोग फेक कॉल करके यह ज़रूर कहते हैं कि तमाम लोगों को इतने दिनों में इतना लाभ मिला है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति एक बार इनके गेम खेल लेता है तो उसकी सारी जानकारी कंपनी के पास पहुंच जाती है। फिर कंपनी की ओर से दबाव डाला जाता है कि वह आदमी किसी भी तरीके से गेम खेले। इन वेबसाइट्स के डोमेन विदेशों में बुक होते हैं और ये सारी वेबसाइट्स विदेशी सर्वर पर ही चलती हैं। साथ में ऐसी कोडिंग की जाती है कि एक लिमिट के बाद कंपनी को ही लाभ हो और यूज़र हारे। कंपनी के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स की टीम होती है। अगर कोई साइट ब्लॉक कर दी जाती है तो तुरंत समान नाम वाली दूसरी साइट पर काम शुरू कर दिया जाता है। जिस खाते में पैसा आता है उससे पैसा निकालने के लिए अलग टीम होती है। कभी भी एक खाते में पैसा नहीं रखा जाता, ये खाते नकली नाम से खुलवाए गए होते हैं। इधर तमाम लोग इस तरह के ऐप की फ्रेंचाइजी लेने लगे हैं। इसमें लाइसेंस मुख्य कंपनी के नाम पर होता है, बाकी के लोगों को बिजनेस के हिसाब से कमीशन मिलता है। फ्लैट या किसी कमरे से 2-2, 4-4 लोग ऐप चला रहे हैं। इनमें किसी बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप का खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार ने 122 गैम्बलिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ऐसे सैकड़ों ऐप अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा गेम के नाम पर तमाम गैम्बलिंग वाली वेबसाइट्स भी बड़ी संख्या में चल रही हैं। अब हम जानेंगे कि अभिनेता आखिर क्यों कर रहे हैं ऐप्स का प्रचार। क्रिकेट बेट 9 यह क्रिकेट बज़ की मिरर वेबसाइट है। क्रिकेट बज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसके संचालकों ने क्रिकेट बेट 9 वेबसाइट शुरू कर दी। इसे मुख्यतः ऑपरेट चंडीगढ़ से किया जा रहा है। इनके पास भी महादेव बुक का लाइसेंस है। महादेव बुक ने खुद अनेक वेबसाइट्स को अपने नाम लाइसेंस दिया है। इसने भारत में ही नहीं बुराकाओ में रजिस्ट्रेशन कराया है और इसीलिए ठगी करने के बाद भी कंपनियां बच जाती हैं। इस तरह की कंपनियां 150 से 200 तक वेबसाइट्स लॉन्च करती हैं। एक पर प्रतिबंध लगने के बाद दूसरी में शिफ्ट हो जाती हैं और इसे एक्सचेंज कहा जाता है। ये ऐप्स अपनी इस तरह की ब्रांडिंग करते हैं जैसे वे गेम खिला रहे हैं, जबकि ये सब सट्टेबाजी होती है। हर व्यक्ति ऐप पर बैटिंग करता है। ये ऐप्स एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित होते हैं। शुरुआत में जीतते हैं और जिससे यूज़र्स आदी हो जाता है और बाद में उसे लूट लिया जाता है। एल्गोरिदम मशीन लर्निंग पर चलती है। उसे जिस तरह से कंप्यूटर में फीड किया जाएगा वह उसी तरह से काम करेगा। वह इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि कंपनी का फ़ायदा हो और यूज़र्स हारें। ये ऐप्स ह्यूमन इंटरफेस से गुजरते हैं और इस पर हमेशा नज़र रखी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा ऑनलाइन गेम से किस तरीके से बचा सकते हैं, और बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे एक बार ऑनलाइन गेम्स में पड़ गए तो उनको एडिक्शन हो जाती है। अब ये आप पर है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से बचाते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी, और कहानी ही क्या, ये एक तरह से एक सबक है जो हमें सबको सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं आपके कमेंट्स और मेरे जवाब के सिलसिले पर। तो सबसे पहले तो स्पेशल थैंक यू है उन सबको जो रेगुलर मुझे मोटिवेट करते हैं और कमेंट करते हैं। तो वो हैं राहुल खत्री जी, सुषमा शाह जी, खादिम हुसैन जी पाकिस्तान से, मोहम्मद एफ जी, सनी भंडारी जी। ये वो सपोर्टर्स हैं और ये वो फैमिली के मेंबर्स हैं जो हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेरा सहयोग भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए ताकि हम हर दिन एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मेरे पास कुछ मेल्स आए हैं तो मैं उनको ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे पास एक मेल आया है, वो है महिमा विश्वास जी का। और महिमा विश्वास जी जो हैं वो बिहार से हैं और इन्होंने लिखा है कि लाइक योर स्टोरीज़ एंड ऑलवेज आई लिसन। तो थैंक यू वेरी मच महिमा जी कि आप स्टोरी को लाइक करती हैं और हमेशा सुनती भी हैं। तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही अगला जो मेरे पास मेल आया है वो है लखन पाल सिंह का। लखन पाल सिंह जो हैं वो यूपी से हैं और इन्होंने लिखा है कि आज मेरा बर्थडे है। तो लखन पाल जी, सबसे पहले तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो। और थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।